हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आयोटिक आर्च इन मैमल्स। समझेंगे कि जो मैमल्स हैं उनके अंदर आयोटिक आर्च के अंदर किस तरीके का डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से उसके डेरिवेटिव्स है जिनका फॉर्मेशन होता है। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं आयोटिक आर्च इन मैमल्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो डायग्राम आपको दिखा रखा है। यहां पर ये जो पहला डायग्राम है इसको ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके जरूर देख लीजिए, सो दैट कि इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट बेसिकली जो नॉलेज है अच्छे से ये पता चल जाए। ठीक है, तो जनरली ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ठीक है, जब कोई मैमल या फिर बात करें कोई डिफरेंट क्लास का जो ऑर्गेनिज्म है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, कौन से स्टेज में होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसके अंदर जो आयोटिक आर्च है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है ऑलरेडी हम डिटेल कर चुके हैं, बट मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझा दूंगा सो दैट कि आप इजीली लिंक स्टैब्लिश कर लो। ठीक है, उसके अलावा ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बेसिकली आयोटिक आर्च का जो डायग्राम है ये तब बनता है जब मैमल अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अडल्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो ये जो आयोटिक आर्च है इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। उसके अलावा हम समझेंगे कि जो अलग अलग उसके डेरिवेटिव्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आपको आयोटिक आर्च के डेफिनेशंस के बारे में बता दिया था कि आयोटिक आर्च क्या होता है, उसके बेसिक प्लान्स के बारे में बता दिया था। तो अब हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, उससे जस्ट आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो आयोटिक आर्च आप देख रहे हैं यूजुअली क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको 6 आयोटिक आर्च देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होते हैं, 6 आयोटिक आर्च आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब अडल्ट की बात करते हैं, ठीक है, जैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में आना स्टार्ट होता है, मैमल्स के अंदर क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड और जो फिफ्थ आयोटिक आर्च है वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब मैमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उस केस में इसके पास कितने होंगे, 6 आयोटिक आर्च होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके पास 6 आयोटिक आर्च होता है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है वैसे ही यहाँ पे जो आयोटिक आर्च की जो संख्या है, जो नंबर है, वो कम हो जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही रह जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अडल्ट फॉर्म में 3 आयोटिक आर्च होंगे। ठीक है, सिर्फ 3 आयोटिक आर्च होगा। ठीक है, अब 3 आयोटिक आर्च क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट आयोटिक आर्च है, सेकंड है एंड जो फिफ्थ आयोटिक आर्च है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो सिर्फ यहां पर 3 आयोटिक आर्च बचेगा और वो 3 आयोटिक आर्च कौन कौन से होते हैं, 3, 4th एंड 6th। ठीक है, अडल्ट में यहां पे जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा, आपके 3, 4 एंड 6th आयोटिक आर्च की मदद से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये चीज आपको अभी सिंपल याद रखना है। इन्हीं चीजों को अगर आप एक बार याद करके रखेंगे तो जो सारा स्ट्रक्चर बनेगा वो आसानी से हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 6 आयोटिक आर्च होते हैं, लेकिन जैसे ही मैमल अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो वहां पर फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ आयोटिक आर्च डिसअपियर हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3, 4th और 6th आयोटिक आर्च बचते हैं। और वही 6th, ये जो 3, 4, 6th आयोटिक आर्च है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब ये पूरा बनता कैसे उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, तो जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप देखेंगे तो यूजुअली आपको यहां पर 2 वेंट्रल आयोटा देखने को मिलता है और पीछे की साइड क्या है, 2 डॉर्सल आयोटा देखने को मिलता है। ठीक है, 2 आगे वेंट्रल आयोटा होगा और पीछे की तरफ 2 डॉर्सल आयोटा होता है। ठीक है, तो अब जनरली क्या है, जब मैंने हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था तो हार्ट के डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि जो हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे ऊपर वाला क्या था, बल्बस कॉर्डिस था, उसके बाद क्या था, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, फिर था आपका प्रिमिटिव एट्रियम, और प्रिमिटिव एट्रियम के बाद यहां पर कुछ इस तरीके से बाइफर्केटेड फॉर्म में यहां पर आपका साइनस विनोसस था। तो ये साइनस विनोसस हो गया। उसके अलावा ये क्या था, आपका प्रिमिटिव आर्टरी था, ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल था, और ये आपका बल्बस कॉर्डिस था। और बल्बस कॉर्डिस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था इसको हमने नाम दिया था ट्रंकस, इसको नाम दिया था ट्रंकस एट्रियोसस, इसको नाम दिया था ट्रंकस एट्रियोसस। ठीक है,
अब होगा क्या, ये जो ट्रंकस एट्रियोसस है, अब इस ट्रंकस एट्रियोसस से आगे जाके यहां पर पूरा का पूरा जो एओर्टिक आर्च है उसका डेवलपमेंट होगा। अब एओर्टिक आर्च डेवलप कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली यहां पर ये जो दो आपके ये जो वेंट्रल एओर्टा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों वेंट्रल एओर्टा क्या होते हैं, अपने मीडियन प्लेन में आके या मीडियन पॉइंट पे आके फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये वेंट्रल एओर्टा आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद एक सैक का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक सैक, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहां पर वेंट्रल एओर्टा जब आपस में फ्यूज होंगे तो फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक सैक, ठीक है। अब इस एओर्टिक सैक के अंदर क्या होता है, इस तरीके से इसके ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होते हैं, इस तरीके से इसके ब्रांच निकलते हैं, ठीक है, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं राइट हॉर्न, इसको क्या बोलते हैं, राइट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक, और ये वाला क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब ये राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर ये जो छोटा सा वाला पार्ट है जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इसी को हम बोलते हैं एओर्टिक आर्च, और जो नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल एओर्टा, इसको क्या बोलते हैं डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये एओर्टिक आर्क हो जाएगा, ये आर्च हो जाएगा, और ये जो नीचे की तरफ जो डिसेंड करेगा वो कहलाता है आपका डॉर्सल एओर्टा। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा आपके एओर्टिक आर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, पहले हार्ट का फॉर्मेशन होगा, हार्ट के फॉर्मेशन के बाद क्या है कि जो ये दोनों आपके वेंट्रल एओर्टा है वो आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर एक सैक लेग फॉर्मेशन करेंगे, ये सैक लेग क्या है ट्रंकस एट्रियोसस से आके जुड़ जाता है, ठीक है। ट्रंकस एट्रियोसस से जब एओर्टिक सैक जुड़ेगा तो उसके बाद क्या है, इसके दो ब्रांचेस निकलते हैं जिसमें एक को राइट हॉर्न बोलते हैं, एक को लेफ्ट हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। अब यही राइट हॉर्न लेफ्ट हॉर्न क्या है, बाद जाके पूरा का पूरा एओर्टिक आर्च का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और डिटेल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से ये जो एम्ब्रियोनिक एओर्टिक आर्च है वो इस अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे ये पूरा का पूरा कन्वर्जन कैसे होता है। तो एक बार आप क्या है ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये वाला, ये क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेज में डायग्राम है, ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये डायग्राम होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही मैमल्स के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे ही मैमल्स के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहली चीज कि ये जो फर्स्ट और सेकंड एओर्टिक आर्च है, ठीक है, ये जो सबसे पहला आपका फर्स्ट एंड ये जो सेकंड एओर्टिक आर्च है ये क्या हो जाता है डिसअपियर हो जाता है, ये आपका डिसअपियर हो जाता है। और डिसअपियर होने के बाद इसके जो कुछ रेमिनेंट रह जाते हैं, जो कुछ बचे हुए पार्ट रह जाते हैं, ये फर्स्ट वाले का जो बचा हुआ पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिलरी, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका मैक्सिलरी आर्टरी में, ठीक है। और ये जो सेकंड एओर्टिक आर्च है इसका जो रेमिनेंट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका स्टेपीडियल, ये आपका स्टेपीडियल एंड हायोड आर्च या हायोड आर्टरी में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा कि आप मुझे बताओ कि मैक्सिलरी आर्टरी और स्टेपीडियल आर्टरी का कहां पर सप्लाई करती हैं, ये बेसिकली कहां ब्लड लेके जाती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अब ये होगा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड, ये हो जाएगा डिसअपियर, ये क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। तो ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, ये डिसअपियर हो चुका है, यानी इसका मतलब ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ठीक है। तो अब सिर्फ बचेगा क्या आपका, ये बच रहा है यहाँ पे थर्ड, ठीक है, थर्ड, उसके बाद बचेगा फोर्थ, फिफ्थ ऑलरेडी गायब हो चुका होता है तो डिसअपियर हो जाएगा, और फिर बचेगा सिक्स्थ, ठीक है। तो ये बच रहा है आपका क्या थर्ड, फोर्थ, और ये लास्ट वाला जो आपका बचता है वो बचता है सिक्स्थ, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाले में क्या चेंजेस आता है, ठीक है। तो ध्यान दो कि ये जब दोनों स्ट्रक्चर खत्म हो चुके होंगे, दोनों स्ट्रक्चर गायब हो गए होंगे, तो डॉर्सल एओर्टा का ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट बचेगा आपका पूरा, सेम एज इस साइड भी यही होने वाला है कि डॉर्सल एओर्टा का ये पार्ट बचेगा और थर्ड एओर्टिक आर्च का ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर होगा क्या,
तो ये जो डॉर्सल एओर्टा का ये जो पार्ट बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं क्रेनियल इलोंगेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल इलोंगेशन। इसको क्रेनियल इलोंगेशन बोलेंगे, ठीक है। सो डॉर्सल एओर्टा का क्रेनियल इलोंगेशन, ठीक है। उसके अलावा ये जो थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड एओर्टिक आर्च है, थर्ड एओर्टिक आर्च से क्या होता है, यहां पर कुछ इस तरीके से थर्ड एओर्टिक आर्च से इस तरीके से बड निकलेगा, ठीक है। थर्ड एओर्टिक आर्च से जो बड निकलता है, ये बड फॉर्मेशन करता है आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ईसीए का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यहां पे मैं डायग्राम को रफली ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका क्या है? क्रेनियल इलोंगेशन ऑफ डॉर्सल एओर्टा, और ये क्या है आपका? थर्ड एओर्टिक आर्च, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड एओर्टिक आर्च। अगेन ये थर्ड एओर्टिक आर्च, ये उसका क्रेनियल इलोंगेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये जो आपका थर्ड एओर्टिक आर्च है, यहां से इस तरीके से बड निकलेगा दोनों साइड, इस तरीके से दोनों साइड इस तरीके से बड निकलेगा। ये बड आगे जाके क्या बनाने वाले हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये भी बनाएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब इस बड के जो आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। ये क्या कहलाएगा? डिस्टल एंड, डिस्टल एंड ऑफ थर्ड एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च। और ये वाला पार्ट क्या था आपका? क्रेनियल इलोंगेशन। ये आपका है क्रेनियल इलोंगेशन ऑफ डॉर्सल एओर्टा, ऑफ डॉर्सल एओर्टा, डीए से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब होगा क्या? ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं आपके, ये वाला स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिलके बनाते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये क्या बना देंगे? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, ये जो थर्ड एओर्टिक आर्च है, इसका ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरोक्सिमल एंड। ये क्या है? पैरोक्सिमल एंड ऑफ थर्ड एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च। अब ये जो पार्ट है, जो पैरोक्सिमल एंड है, पैरोक्सिमल एंड बेसिकली बनाता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये क्या बनाएगा? कॉमन कैरोटिड आर्टरी का फॉर्मेशन करता है। अब ये राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और इधर ये लेफ्ट साइड है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मेशन करेंगे। तो थर्ड का जो डेरिवेटिव है, थर्ड एओर्टिक आर्च का जो डेरिवेटिव है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थर्ड एओर्टिक आर्च का डेरिवेटिव क्या बनता है? पहले तो बनेगा आपका राइट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, उसके बाद दो इस तरीके से बड निकलेंगे, वो क्या बनेगा? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद ये जो डॉर्सल एओर्टा का क्रेनियल इलोंगेशन और जो डिस्टल पार्ट है थर्ड एओर्टिक आर्च का, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये दोनों साइड इस तरीके से इसका इनर्वेशन चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा। तो थर्ड में देखो ये क्या बना रहा है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाएगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ एओर्टिक आर्च के बारे में, ठीक है। अब ये जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है, अगर हम इस फोर्थ एओर्टिक आर्च की बात करें तो फोर्थ एओर्टिक आर्च में ट्रांसफर किस तरीके से होता है, या फोर्थ एओर्टिक आर्च किस तरीके से आगे कन्वर्ट करेगा, उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये मैं डायग्राम यहां पे बना रहा हूं। तो सपोज करो, ये जस्ट मैं अभी एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि थर्ड और फोर्थ के बीच में ये जो आपका डॉर्सल एओर्टा होता है, इसको हम बोलते हैं डक्टस कैरोटिकस, ठीक है। लेकिन ये मैमल्स के अंदर ये जो डक्टस कैरोटिकस है, ये एब्सेंट हो जाता है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये बीच में ये गायब हो जाता है, जिसकी वजह से थर्ड जो एओर्टिक आर्च है, फोर्थ एओर्टिक आर्च है, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों साइड में देखो ये व्हाइट व्हाइट है, इसका मतलब क्या है? थर्ड और फोर्थ अब अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि बीच में जो डक्टस कैरोटिकस था वो क्या हो चुका है? गायब हो चुका होता है, ठीक है, यानी डिसअपियर हो चुका होता है। और डक्टस कैरोटिकस क्या है? डॉर्सल एओर्टा का वो पार्ट जो थर्ड एओर्टिक आर्च और फोर्थ एओर्टिक आर्च को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये तो गायब हो चुका है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है? जो ये आपका फोर्थ एओर्टिक आर्च है, तो यहां पर ये डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका फोर्थ एओर्टिक आर्च है, ठीक है। फोर्थ एओर्टिक आर्च इधर की साइड भी है और फोर्थ एओर्टिक आर्च इधर की साइड भी है, दोनों साइड यानी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड आपका क्या है? फोर्थ एओर्टिक आर्च है। उससे जस्ट इस तरीके से डॉर्सल एओर्टा निकलता है, इस तरीके से ये डॉर्सल एओर्टा है, ठीक है। ये आपका डॉर्सल एओर्टा हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो आपका डॉर्सल एओर्टा है, ये आपका फोर्थ वाला पार्ट है, अभी हम फोर्थ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है, उसके सामने वाला जो डॉर्सल एओर्टा है, वहां से
एक आर्टरी कनेक्टेड होती है, इस तरीके से एक आर्टरी कनेक्टेड होती है। इस आर्टरी को हम बोलते हैं सेवेंथ सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, ये भी इधर भी क्या होगा, सेवेंथ सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, सो अब ध्यान रखना है कि जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, राइट साइड वाले के साथ क्या होगा इसको समझते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जो राइट साइड वाला फोर्थ आयोटिक आर्च और ये जो सेवेंथ आपका सेगमेंटल आर्टरी है, ये दोनों आपस में मिलके ये बना देते हैं राइट सब क्लेवियन आर्टरी का फॉर्मेशन करेंगे। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, राइट सब क्लेवियन आर्टरी का फॉर्मेशन करेंगे। और जो लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ सेवेंथ सेगमेंटल आर्टरी है, वो डायरेक्टली क्या है, सब क्लेवियन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना है, राइट सब क्लेवियन के को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, 7 सेगमेंटल आर्टरी और 4 सेगमेंटल आर्टरी। लेकिन जो लेफ्ट सेगमेंट, अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट वाला सब क्लेवियन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 सेगमेंटल आर्टरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन ये जो फोर्थ आयोटिक आर्च है लेफ्ट साइड वाला, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि यहां पर ये फोर्थ आयोटिक आर्च, उसके बाद यहां पर आयोटिक सेक और ये इसका जो लेफ्ट हॉर्न है, 3 चीजें, ये आयोटिक सेक, उसके बाद लेफ्ट हॉर्न और ये फोर्थ आयोटिक आर्च लेफ्ट साइड वाला, ये तीनों मिलके ये इस तरीके से आर्च ऑफ आयोटा का फॉर्मेशन करते हैं। ये आयोटिक आर्च का फॉर्मेशन करेंगे ये तीनों। ठीक है, तो ये तीनों का नाम याद रखना है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर है आपका वेंट्रल साइड का वेंट्रल आयोटिक सेक, उसके अलावा क्या होगा, लेफ्ट हॉर्न ऑफ आयोटिक सेक एंड फोर्थ आयोटिक आर्च। ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है बेसिकली आर्च ऑफ आयोटा। ये बना देगा आपका, ये वाला पार्ट आर्च ऑफ आयोटा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये में भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा शैबी हो गया क्योंकि स्पेस कम बचा है, बट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले को हमने अच्छे से समझ लिया है। फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ वाले साइड का क्या है, ये आयोटिक आर्च है, उससे कनेक्टेड क्या है, डोर्सल आयोटा। तो ध्यान रखना है, डोर्सल आयोटा से क्या कनेक्टेड होता है, 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी कनेक्टेड होता है। तो राइट साइड में क्या होगा, 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी और उसके बाद ये जो आपका फोर्थ आयोटिक आर्च है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, राइट सब क्लेवियन बना देंगे। लेकिन लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट सब क्लेवियन है, उसका फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी करता है। लेकिन जो बचता है फोर्थ आयोटिक आर्च, वो क्या करेगा, फोर्थ आयोटिक आर्च, लेफ्ट हॉर्न और जो आयोटिक सेक है, तीनों मिलकर क्या बना देता है, इस तरीके से आर्च ऑफ आयोटा का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अब हमें क्या करना है कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड तो डिसअपियर हो चुका है। ये जो आपका ये जो लास्ट वाला थर्ड वाला था, थर्ड वाले से क्या होगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी निकल गई। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड के बाद ये वाला क्या होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ जाएगी। यहां पे कॉमन कैरोटिड बनेगा। ठीक है, अब ये यहां से जो फोर्थ वाला जा रहा है, फोर्थ वाला क्या बनाता है, आपका आयोटिक आर्च बनाएगा। अब कैसे फोर्थ वाला आयोटिक आर्च बनाता है, ध्यान दो, फोर्थ वाला इस तरीके से आयोटिक आर्च का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे ही फोर्थ वाला आयोटिक आर्च फॉर्म करेगा, तो अभी बचा हमारा क्या है, एक तो बचेगा राइट हॉर्न। ध्यान रखना है क्योंकि जब वो आपस में आयोटिक सेक फ्यूज हो रहे थे तो 2 हॉर्न बन रहे थे, राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न। ठीक है, तो लेफ्ट हॉर्न और जो फोर्थ आयोटिक आर्च है, ये तो मिलके आर्क का फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन जो राइट हॉर्न है वो आपका बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राइट हॉर्न। तो राइट हॉर्न क्या करता है, ये आपका ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी का फॉर्मेशन करता है, ये बनाता है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बनाता है। ठीक है, अब ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे जाके इस तरीके से, या बोल सकते हो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का फॉर्मेशन करता है, ये आगे जाके इस तरीके से बाइफरकेट होगा। और बाइफरकेट होने के बाद इसमें से क्या बनता है आपका, एक ऊपर की तरफ जाता है, वो तो सिंपल कॉमन कैरोटिड होगा। ये तो आ जाएगा आपका राइट कॉमन कैरोटिड और ये बन जाता है आपका राइट सब क्लेवियन, ये बन जाएगा राइट सब क्लेवियन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट जैसे ही अब आगे जाएंगे, आगे जाते ही क्या हो जाएगा, अब हमारा बचता है यहां पे कौन सा, ये बचेगा आपका लेफ्ट कॉमन
कैरोटिड, और जस्ट थोड़ा आगे जाएगा तो आगे जाने के बाद यहां पर एक और ट्रंक निकलेगा और वो क्या था हमारा लेफ्ट सब क्लेवियन, जो कि लेफ्ट सेगमेंटल आर्टरी ने बनाया था, ठीक है। और बाकी जो पार्ट नीचे की तरफ जाएगा वो आपका क्या बना देता है, डॉर्सल अयोटा बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, थर्ड को पूरा मॉडिफाई कर लिया, फोर्थ का समझ लिया, अब बचता है सिक्स्थ वाला। जो सिक्स्थ वाला आपका एओर्टिक आर्च है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ एओर्टिक आर्च की, ठीक है। अब सिक्स्थ एओर्टिक आर्च में होता क्या है कि सिक्स्थ एओर्टिक आर्च में इस तरीके से यहां पर एक बड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है सिक्स्थ वाले में, ठीक है। सिक्स्थ वाले में भी इस तरीके से बड फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है बेसिकली ये लंग को सप्लाई करेगी, ठीक है। लेकिन शुरुआत में होता क्या है कि जब यहां पर एओर्टिक सैक बन रहा होता है, ठीक है, और ट्रंकस एट्रियोसिस इसके बीच में स्पाइरल वॉल बनता है और ये स्पाइरल वॉल एओर्टिक सैक को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसमें से एक जो पार्ट है ये तो बना देता है आपका असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, और इधर वाला बनाता है पल्मोनरी ट्रंक। अब ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आगे जाके इस सिक्स्थ वाले एओर्टिक आर्च से कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होने के बाद ये बेसिकली क्या है आगे की तरफ चलता चला जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो सिक्स्थ वाला पार्ट है, सिक्स्थ वाले पार्ट के साथ जो डॉर्सल एओर्टा लगा रहता है वो डिसअपियर हो जाता है। यानी अगर हम इस डायग्राम को दोबारा से देखें तो ये जो सिक्स्थ वाला पार्ट का ये वाला जो पार्ट है यहां से इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है। ये वाला पार्ट डिसअपियर हो चुका होता है, तो जब ये पार्ट डिसअपियर हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। सो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एओर्टा प्रेजेंट होता है जो कि जिसको हम डॉर्सल एओर्टा बोलेंगे। तो एक डॉर्सल एओर्टा होता है, एक क्या होगा पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका होता है और यहां पर ये जो पार्ट बच जाता है, ठीक है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी और डॉर्सल एओर्टा के बीच में ये वाला जो पार्ट कनेक्ट करने वाला होता है इसको हम डक्टस एट्रियोसस बोलते हैं, ठीक है। यहां पर डक्टस एट्रियोसस नहीं होता, वो खत्म हो चुका होता है। यहां पर आपको ट्रंकस एट्रियोसस देखने को मिलता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा कन्वर्जन होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि कौन सी आर्टरी क्या फॉर्मेशन कर रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड एओर्टिक आर्च तो क्या होता है डिसअपियर हो जाता है, तो उसके जो रेमिनेंट है, फर्स्ट का रेमिनेंट मैक्सिलरी आर्टरी बनाएगा, सेकंड की बात करें तो स्टिपिडियल आर्टरी या फिर हायोड आर्च का फॉर्मेशन करता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या बना रहा था, सबसे जो अंदर वाला था वो तो कॉमन कैरोटिड बना रहा था, बाहर एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड कौन सा पार्ट बन रहा था आपका सिंपल सा डिस्टल पार्ट, और जो क्रेनियल इलोंगेशन है वो इंटरनल कैरोटिड बना रहा था, ठीक है। वही अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या बना रहा था आपका राइट सब क्लेविन बना रहा था, ठीक है। राइट सब क्लेविन किसके साथ मिल रहा था, सेवंथ इंटरसेगमेंटल और राइट जो इसका राइट वाला फोर्थ एओर्टिक आर्च है वो मिलके राइट सब क्लेविन बन रहा था, और इधर की तरफ देखे तो लेफ्ट एओर्टिक आर्च का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन अगर सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ क्या बना था, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस एट्रियोसस का फॉर्मेशन करता है। तो अभी हमने वो डायग्राम के थ्रू देख लिया। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम डक्टस एट्रियोसस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको ये पूरा जो डायग्राम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सारी चीजें पीपीटी की मदद से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिक्स्थ एओर्टिक आर्च देखने को मिलता है, लेकिन जैसे अडल्ट फॉर्म में जाता है तो उसमें सिर्फ 3 ही एओर्टिक आर्च रह जाते हैं, जिसमें से फिफ्थ वाला कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि मैमल्स के अंदर जो फिफ्थ फेरेंजियल आर्च होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो उससे रिलेटेड क्या है, जो एओर्टिक आर्च है वो भी डिसअपियर हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड एओर्टिक आर्च क्या है, वो बेसिकली वो भी डिसअपियर हो जाता है और उसके जो रेमिनेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिलरी और स्टेपिडियल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड एओर्टिक आर्च की बात करें तो थर्ड एओर्टिक आर्च में क्या था, सबसे पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनता है, फिर पैरोक्सिमल पार्ट क्या है कॉमन कैरोटिड बनाता है, डिस्टल वाला पार्ट और डॉर्सल एओर्टा का जो क्रेनियल इलोंगेशन है ये आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, ये आपका सिंपल सा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बना रहे थे, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट की फोर्थ एओर्टिक आर्च की बात करें तो फोर्थ एओर्टिक आर्च अगर राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में फोर्थ एओर्टिक आर्च और आपका जो सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी है वो आपस में मिलकर बेसिकली क्या बना रहे थे, वो आपका वो पूरा का पूरा राइट सब क्लेवियन बना रहे थे। लेकिन लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट सब क्लेवियन है वो सिंपली क्या है सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी से बन रहा था। तो लेफ्ट साइड का जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है, लेफ्ट हॉर्न और जो एओर्टिक सैक है वो तीनों मिलकर आर्च ऑफ एओर्टा बना रहा था, ठीक है।
सिक्स वाले की बात करते हो, सिक्स में क्या है, आपको सिंपल सा क्या निकलता है, नीचे की तरफ एक बड निकलता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी बनाता है, ठीक है। राइट साइड वाला जो डोर्सल एओर्टा है वो क्या डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर आपको लेफ्ट साइड वाला डोर्सल एओर्टा देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या होगा, जो सिक्स्थ में है कि पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या है, एक छोटा सा पार्ट कनेक्टेड रह जाता है, डिस्टल वाला पार्ट, यानी डिस्टल पार्ट ऑफ सिक्स्थ एओर्टिक आर्च को हम क्या बोलते हैं, डक्टस एट्रियोसस बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। यही सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं, तो इसको एक बार पीपीटी की मदद से आप याद कर सकते हैं। पीपीटी आपको डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन पे अब आपको सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज बेसिस पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक बार जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।